डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने अब आधुनिक इतिहास का एक एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे कि संविधान का जितना भी टॉपिक है वो संविधान के लगभग 30 क्लासेज में आपका पूरा संविधान हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरीके से अब हम आप लोगों के सामने जो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज पोर्शन लेकर के आए हुए हैं वो है आपका आधुनिक इतिहास। और इस आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत होती है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो आपका 1857 से होती है, 1857 की क्रांति। और इसी 1857 की क्रांति में आपका जब 1857 की क्रांति हुई तो इसी 1857 की क्रांति के बाद आपका महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया और उसी घोषणा पत्र को चार्टर एक्ट 1858 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत आपका मुगल वंश का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब जब मुगल वंश का अंत हो गया तब यहीं से एक नए भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है जिसे आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो इसी आधुनिक इतिहास के टॉपिक को एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके सारे चैप्टर मिलते रहेंगे और उसमें जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को लेकर के एक दूसरे से जोड़ते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए पूरे टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ आधुनिक इतिहास के जो गवर्नर जनरल वगैरह हुए हैं उस गवर्नर जनरल का भी हम टोटल वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है और उसी आधुनिक इतिहास के टॉपिक में जितने भी गवर्नर जनरल भारत में कार्यरत हुए वो सभी गवर्नर जनरल का फुल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो वहाँ से उसको टेकअप कर सकते हैं और उसके बाद से आज से शुरू होता है आपका आधुनिक इतिहास का पार्ट। और उसी आधुनिक इतिहास के पार्ट में आपका जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग है आपका 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। और ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसी 1857 की क्रांति की शुरुआत आपका कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे रीज़न क्या था, ये सारे चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करते हुए तब हम लोग इसके मूल पॉइंट्स पे आएंगे। अब जैसे कि 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो सभी को पता होगा कि वो चर्बी युक्त कारतूस हुआ करता था और ये चर्बी युक्त कारतूस जो थी ये गाय और सूअर के चर्बी से बनी हुई थी और इसे दांत से खींच करके चलाना पड़ता था और इसी चीज़ को लेकर के हिंदू और मुस्लिमों में क्रोध व्याप्त हुआ। लेकिन इसके पहले बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि एक तरीके से 1857 की क्रांति का मूलभूत कारण भी बने। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च हुई थी, इस चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च होने के पहले बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे जो कि भारतीयों पर एक तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किया जा रहा था। लेकिन कोई भी भारतीय इस सामाजिक कारण को लेकर के, राजनीतिक कारण को लेकर के या प्रशासनिक कारण को लेकर के कोई भी भारतीय आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन उसी दौरान जब चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च की गई तो उसी चीज़ को लेकर के जब इस चीज़ की घोषणा, इसके विरोध में मंगल पांडे ने जब घोषणा किया तो जो पूर्वकालिक कारण थे वो सभी पूर्वकालिक कारण के परिणाम स्वरूप जितने भी भारतीय थे सभी इस आंदोलन में क्या हो गए, इन्वॉल्व या शामिल हो गए। तो सबसे पहले हम लोग 1857 के क्रांति का पूर्वकालिक कारण भी पढ़ लेते हैं। पूर्वकालिक कारण, और ये जो पूर्वकालिक कारण है इसको आप लोग एक एक पॉइंट में आप लोग मैं बताता जाऊंगा, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। अब इसी पूर्वकालिक कारण में पहला कारण हम लोग किसको ऐड करेंगे तो आपका सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। और इसी सामाजिक कारण के अंतर्गत आपका कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थीं जो कि भारतीयों के मन में पहले से दबी हुई थीं। जैसे पहला ये है कि भारतीयों को, अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों को क्या करते थे, हेय दृष्टि से देखा करते थे,
हेय दृष्टि से देखा करते थे, मतलब घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। तो पहले पॉइंट में ये हो गया सामाजिक कारण में कि ये जो अंग्रेज़ थे, ये अंग्रेज भारतीयों को काफ़ी निम्न स्तर पर या घृणा की दृष्टि से देखा करते थे और अपने आप को हाई नस्ल का, उच्च नस्ल का मानते थे, जबकि भारतीयों को निम्न नस्ल का माना करते थे। दूसरा कारण ये है कि आपका भारतीयों को ये गाली दिया करते थे, गाली शब्द से ये क्या करते थे, संबोधन करते थे। अब इस गाली में अंग्रेज़ों के द्वारा जो दी जाने वाली गाली है वो जैसे कि इडियट हो गया, सुअर हो गया, काले हो गया, ब्लडी फूल हो गया, इन सारे गालियों का उच्चारण ये अंग्रेज भारतीयों के साथ किया करते थे, जिसके कारण भारतीयों के मन में काफ़ी चीज़ें दबी हुई थी कि हम लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ये लोग करते थे। उसके साथ साथ तीसरा कारण ये है कि सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर लिखा होता था सीधे सीधे नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियन, नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियन, मतलब भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश क्या है, प्रतिबंधित है। यानी कि भारतीयों की तुलना किससे की गई है, तो भारतीयों की तुलना कुत्तों से की गई थी, ये अंग्रेज कुत्तों से किया करते थे। तो सार्वजनिक स्थल पर सीधे सीधे लिखा होता था नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियन, नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियन। ठीक, उसके बाद से अगला जो सामाजिक कारण था वो सामाजिक कारण ये था कि रेलवे का फर्स्ट क्लास टिकट होने के बाद भी, रेलवे का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी भारतीयों को उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में इनको सफ़र करने नहीं दिया जाता था। उसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास रेलवे का टिकट था और उसके बावजूद इन अंग्रेज़ों ने गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार करके बाहर उतार दिया था। तो ये सामाजिक कारण के श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। जो भी भारत में सामाजिक कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को कुछ को इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो पहला आपका हो गया सती प्रथा। उसके बाद से बाल विवाह, इन दोनों को इन्होंने क्या किया था, प्रतिबंधित किया था। जबकि विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह को इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। तो जो भारतीय रूढ़िवादी परंपरा के जो भारतीय हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों का इन लोगों ने क्या किया, गलत अर्थ लगाया कि ये हमारी रूढ़िवादी परंपरा को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से भारतीयों के मन में दबा हुआ एक सामाजिक कारण के रूप में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये आपका जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी किसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, सामाजिक कारण, जो कि चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च होने से पहले इस तरीके की जाति अंग्रेज़ों के द्वारा की जाती थी। अब दूसरा जब आता है तो दूसरे में आपका हो जाएगा राजनीतिक कारण। दूसरा क्या होगा, पॉलिटिकल रीज़न। राजनीतिक कारण। और ये पॉलिटिकल रीज़न में कौन कौन से कारण गिनाए जा सकते हैं, तो इस पॉलिटिकल रीज़न में जैसा कि आप जब गवर्नर जनरल वाला पार्ट मेरा पढ़ेंगे तो उसी गवर्नर जनरल में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेज़ली, और इसी लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा एक सहायक संधि प्रथा लागू की गई थी, सहायक संधि प्रथा। और ये जो वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रथा लागू किया था, इस सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत आपका होता क्या था, तो इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ता था। दूसरा ये था कि देसी नरेश को अपने साम्राज्य में एक अंग्रेज़ी रेजिमेंट रखनी पड़ती थी। तीसरा ये कारण था कि देसी नरेश, कोई भी भारतीय नरेश जो था, अपने यहाँ किसी विदेशी को नौकर नहीं रख सकता था। तो ये सारी चीज़ें क्या थीं, वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के अंतर्गत फॉलो की जाती थी, जो भारतीयों के मन में दबी हुई थी। उसके बाद से दूसरा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू की गई थी, हड़प नीति लागू की गई थी। और इस हड़प नीति के अंतर्गत आपका जो पहला हड़प किया गया या विलय किया गया भारतीय राज्य था वो था आपका सतारा। मतलब इसमें ये होता था कि कोई भी नरेश जो है
अपना उत्तराधिकारी पुत्र ग्रहण या दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता था, और किसी राजा के पास अगर दत्तक पुत्र नहीं होता था तो उस साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिला लिया जाता था। तो ये हड़प नीति एक तरीके से राजनीतिक कारण के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह, और उसी अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया। तो तीसरा पॉइंट आप लोग राजनीतिक कारण में क्या कर सकते हैं, तो वाजिद अली शाह को नोट कर सकते हैं, वाजिद अली शाह। और इसी वाजिद अली शाह के द्वारा आपका वाजिद अली शाह के ऊपर किस चीज़ का आरोप लगाया गया, अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाया, और उस कुशासन के आरोप के परिणाम स्वरूप इस अवध को ज़बरदस्ती क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया, अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मिला लिया गया। उसके साथ साथ आपका झांसी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, और इसी रानी झांसी के द्वारा आपका 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया गया, और झांसी को उत्तराधिकार के अभाव में क्या कर लिया गया, इसको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके साथ साथ तंजौर हुआ, कर्नाटक हुआ, इन लोगों के जो नवाब हुआ करते थे, इन लोगों के नवाबों की उपाधियां क्या कर ली गई, छीन ली गई। तो ये आपका मुख्य रूप से कौन सा कारण हो जाएगा, तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला क्या है कि वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, और इस सहायक संधि से भारतीय क्या थे, नाखुश थे। उसके बाद से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू की गई थी, और इस हड़प नीति से भी क्या थे, तो भारतीय नाराज थे। और तीसरा कारण ये है कि आपका वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब हुआ करते थे, इस वाजिद अली शाह पर ज़बरदस्ती फर्जी का कुशासन का आरोप लगा करके इसको अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया। उसके साथ साथ जो अन्य भारतीय नरेश हुआ करते थे, उन भारतीय नरेशों की उपाधियां अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, छीन लिया। अब हम लोग तीसरे कारण पर आते हैं, और तीसरा कारण कौन सा होगा, तो प्रशासनिक कारण। तो तीसरा आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, प्रशासनिक कारण। और ये जितना भी शार्ट में हम पॉइंट बता रहे हैं, केवल इसको शार्ट में आप लोग नोट कर लीजिए। इतने से ही आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पॉइंट में क्या है। जैसे कि हे दृष्टि से देखना, ठीक, यानी कि घृणा की दृष्टि से लोग देखते थे, अंग्रेज़ जो थे वो गाली देते थे। अब गाली में आप लोग खुदे समझदार हैं कि अंग्रेज़ कौन कौन सी गाली दिया करते होंगे। उसके बाद से सार्वजनिक स्थल पर सीधे सीधे नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियन लिखा होता था। रेलवे का प्रथम श्रेणी टिकट होने के बाद भी इनको क्या किया जाता था, घुसने नहीं दिया जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाया, जिसके कारण भारतीयों के मन में रूढ़िवादी परंपराओं के जो लोग थे भारतीय, उन लोगों ने इस चीज़ का गलत अर्थ लगाया। उसके बाद से राजनीतिक कारण में सहायक संधि वेलेस्ली ने लागू किया, और उस सहायक संधि का जो हमने पॉइंट्स बताया उसको भी नोट कर लीजिए। इस तरीके से शार्ट में अगर नोट किए रहेंगे तो कभी आप अगर इसको खोल करके देखेंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी व्याख्या भी आप लोगों के दिमाग में रन कर जाएगी। अब हम लोग आते हैं तीसरे कारण पे, और तीसरा कारण कौन सा है, तो तीसरा आपका कारण हो जाएगा प्रशासनिक कारण। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, प्रशासनिक कारण। तो तीसरा आपका कारण क्या है, प्रशासनिक कारण। और इसी प्रशासनिक कारण के अंतर्गत अब कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, तो प्रशासनिक कारण में पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि अंग्रेज़ों द्वारा भेदभाव की नीति की गई थी। प्रशासन के क्षेत्र में पहला कारण क्या आ जाएगा, भेदभाव की नीति। और इस भेदभाव की नीति के अंतर्गत क्या हुआ था, तो इस भेदभाव की नीति के अंतर्गत ये जो अंग्रेज हुआ करते थे, ये भारतीयों को उच्च पदों पर आसीन नहीं करते थे, प्रशासनिक पदों पर या उच्च पदों पर आसीन नहीं करते थे। केवल और केवल छोटे मोटे पद ही भारतीयों को प्रदान किया करते थे। उसके बाद से आपका जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर जाति और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह गया था, इसको फॉलो नहीं किया गया था। तो इसी भेदभाव की नीति के अंतर्गत कौन सा चार्टर एक्ट शामिल कर सकते हैं, तो 1833 का चार्टर एक्ट। और इस
1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि रंग और जाति के आधार पर भेदभाव को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। लेकिन ये चार्टर एक्ट केवल कागजी कार्यवाही बनकर रह गया, इसमें कोई फॉलोअप इसको नहीं किया गया। उसके बाद से सैनिक कारण भी आप लोग ले सकते हैं, और इस सैनिक कारण में आपका सैनिक कारण में क्या क्या तथ्य इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो सैनिक कारण के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने दो भागों में सेनाओं को बांटा था। एक था अफसर प्लस सैनिक, और ये ऑफिसर प्लस सैनिक जो होते थे ये केवल और केवल अंग्रेज हुआ करते थे। उसके बाद से आपका दूसरा होता था अंग्रेज अफसर प्लस सैनिक, और ये सैनिक में केवल भारतीय सैनिक ही शामिल किए जाते थे। उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों के साथ उपेक्षा किया जाता था, मतलब भारतीय सैनिकों को उतना तजब्बो नहीं दिया जाता था। उसके पीछे पहला कारण ये है कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन, उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को कम वेतन के देने के साथ साथ भारतीय सैनिकों को टीए नहीं दिया जाता था, सैनिक को टीए प्रदान नहीं किया जाता था, और इनको दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। और उस दूर दराज क्षेत्रों में भेजने के बावजूद इनको आने जाने का खर्च या वहाँ रहने के खर्च का कोई इंक्लूड उसमें नहीं किया जाता था। उसके साथ साथ वर्दी के मरम्मत हेतु या वर्दी की देख रेख करने के लिए भारतीय सैनिकों को कोई भी अलग से भत्ता प्रदान नहीं किया जाता था। उसके बाद से तीसरा ये कारण है कि भारतीय सैनिकों को पगड़ी के स्थान पर हैट अनिवार्य कर दिया गया। पगड़ी के स्थान पर हैट को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। स्थान पर हैट अनिवार्य। अब ये जब हैट अनिवार्य किया गया तो इस चीज़ को लेकर के भी भारतीयों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोष व्याप्त हुआ कि ये धीरे धीरे हमारे पगड़ी को हटा रहे हैं, हमारे तिलक को हटा रहे हैं, हमारे टीके को हटा रहे हैं, और अंग्रेजी चीज़ों को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ये क्या करते जा रहे हैं, थोपते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी लेकर के भारतीय सैनिकों में एक तरीके से क्रोध व्याप्त था। उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता था, तो डाक व्यवस्था, भारतीय सैनिकों के लिए जो डाक व्यवस्था हुआ करती थी, इस डाक व्यवस्था में निःशुल्क समाप्त कर दिया गया। निःशुल्क समाप्त मतलब भारतीय सैनिक जो भी हुआ करते थे उस भारतीय सैनिकों से अब डाक व्यवस्था के लिए क्या किया जाने लगा, उनसे अलग से पैसा वसूल किया जाने लगा। जबकि अंग्रेजी सैनिकों से इस तरीके की डाक व्यवस्था के लिए निःशुल्क उनको सेवा प्रदान की जाती थी, जबकि भारतीयों के लिए डाक व्यवस्था जो निःशुल्क हुआ करती थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को रंगून भेजने का आदेश दिया गया। रंगून भेजने का आदेश, और जो ये रंगून भेजने का आदेश दिया गया तो इस चीज़ को लेकर के भारतीय सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा क्रोध व्याप्त हुआ। और उस क्रोध के पीछे रीज़न क्या था, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उस ज़माने में समुद्र को पार करना हिंदू धर्म के विरुद्ध हुआ करता था, और जब हिंदू धर्म के विरुद्ध हुआ करता था तो भारतीय सैनिक जो हैं वो रंगून जाने से मना कर देते थे। और उसके अलावा इनको अलग से भी अलग से भी कोई वेतन या भत्ता प्रदान नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से ये जितने भी सैनिक कारण हुआ करते थे, ये सैनिकों के अंदर भी इस तरीके का क्रोध या रोष व्याप्त हुआ करता था। तो ये तीनों कारण प्रमुख रूप से थे, जो पूर्वकालिक कारण मतलब 1857 की क्रांति होने के पहले ये भारतीयों के मन में पहले से दबा हुआ ये सारी चीज़ें थीं, और इस चीज़ को ये लोग उभारने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और उसी दौरान, इसी के परिणाम स्वरूप या इसी के दौरान आपका क्या हो गया, तो चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च हो गई। और यही चर्बी युक्त कारतूस एक तरीके से 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। तो अब अगले हेडिंग पे हम लोग आ जाएंगे तात्कालिक कारण। अगले हेडिंग पे आएंगे तात्कालिक कारण, मतलब मेन तात्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि इसका पूर्वकालिक रीज़न भारतीयों के मन में क्या क्या दबा हुआ था जो निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, तो तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। और इसी तात्कालिक कारण के अंतर्गत अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके चलेंगे
और इसमें सबसे पहला स्टेप आता है दिसंबर 1856, दिसंबर 1856। और इसी दिसंबर 1856 में आपका क्या लागू किया गया, तो ये एनफील्ड राइफल्स में आपका चर्बी युक्त कारतूस लागू किया गया, चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च हुई, कारतूस लॉन्च। अब जब ये चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च हुई तो ये चर्बी युक्त कारतूस किस चीज़ की बनी हुई थी, तो निर्मित। अब अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा, निर्मित। और ये निर्मित क्या क्या हो गया, तो गाय और सूअर, गाय और सूअर के चर्बी से बनी हुई थी। अब इसमें इस चर्बी युक्त कारतूस को दांत से खींच करके चलाना पड़ता था। अब हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और मुस्लिम धर्म में सूअर को अपवित्र माना जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हिंदू और मुस्लिमों में क्या हुआ, क्रोध व्याप्त हुआ। और इसी चर्बी युक्त कारतूस का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो इसका चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रथम प्रयोग किया गया था वो आपका किया गया था डमडम और अंबाला में, डमडम और अंबाला। और इसी डमडम और अंबाला में इस चर्बी युक्त कारतूस का पहली बार प्रयोग किया गया। और इसी चर्बी युक्त कारतूस को लेकर के हिंदू और मुस्लिमों में क्या हुआ, क्रोध व्याप्त हुआ। और जब क्रोध व्याप्त हुआ तब इसी चीज़ को लेकर के आपका 1857 की क्रांति का सूत्रपात हो गया। अब इस 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात हुआ वो हम लोग डेट बाय डेट इसको स्टडी करेंगे। अब इसमें डेट बाय डेट में पहली डेट आपकी आती है 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। और इसी 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे हुआ करते थे। और उसी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 1857 की पहली गोली चलाया। तो अब इस पॉइंट्स में क्या ऐड करना है, तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट, और 34वीं रेजिमेंट कहाँ पड़ती है, तो 34वीं रेजिमेंट आपका कार्यरत थी बैरकपुर। ये कहाँ कार्यरत थी, बैरकपुर। और बैरकपुर छावनी हुआ करता था। और इसी 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के आपके सिपाही हुआ करते थे। और उनका नाम क्या था, तो इनके सिपाही थे मंगल पांडे। और इसी मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति की पहली गोली और इस पहली गोली को इन्होंने किस पर चलाया था, तो इस पहली गोली को इन्होंने मेजर ह्यूरिसन और कैप्टन गार्डन पर चलाया था। मेजर ह्यूरिसन और लेफ्टिनेंट बाग। और दूसरा व्यक्ति कौन था, तो मेजर ह्यूरिसन। और ये मेजर ह्यूरिसन पर जब इन्होंने पहली गोली 1857 की इन दोनों पर चलाया तो इसमें लेफ्टिनेंट बाग मारा गया और मेजर ह्यूरिसन क्या हुआ, बच गया। अब जब इन्होंने पहली गोली चलाया तो इसी मंगल पांडे को इस केस के अंतर्गत इनको क्या किया गया, फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सज़ा कहाँ पर प्रदान की गई, कलकत्ता में इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और ये मंगल पांडे एक तरीके से वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जब 29 मार्च को आपका बैरकपुर में ये घटना हुई और उसके बाद आपका मई 1857 और उसमें डेट कौन सी है, तो आपका आ जाएगा 10 मई 1857। और इसी 10 मई 1857 को जितने भी आपके मेरठ के सैनिक थे, मेरठ के सैनिक और मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और यही मेरठ के सैनिक जो थे ये 12 मई 1857 को ये कहाँ पहुँच गए, तो ये दिल्ली पहुँच गए। मेरठ के जो सैनिक थे ये 10 मई 1857 को विद्रोह किए और उसके बाद से 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अंग्रेज़ों द्वारा अधिकार। तो इस तरीके से
कुछ दिनों तक आपका दिल्ली पर कब्जा भारतीय सैनिकों का रहा, लेकिन सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने इन विद्रोहियों को भगा करके दिल्ली पर क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से ये आपका 3 प्रमुख डेट आ जाती है, जिसमें एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि दिसंबर 1856 में चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च हुई, और इसी चर्बी युक्त कारतूस जो बनी हुई थी ये गाय और सूअर के चर्बी से बनी हुई थी, और इसी चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रथम प्रयोग हुआ था ये डमडम तथा अंबाला में किया गया। उसके बाद 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे के द्वारा इस चर्बी युक्त कारतूस को लेकर के पहली गोली चलाई गई, और जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन शामिल थे। इसमें लेफ्टिनेंट बाग मर गया और मेजर ह्यूरसन जिंदा बच गया, और इसी गोली कांड के परिणाम स्वरूप आपका 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में फांसी दे दी गई, और वो फांसी किसको दी गई, तो आपका मंगल पांडे को दे दी गई। अब इसी चीज़ को लेकर के 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की घोषणा कर दिया, और ये मेरठ के टोटल सैनिक कहाँ पहुँच गए, तो ये दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली से अंग्रेज़ों को भगा करके दिल्ली पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं न कहीं भारतीय सैनिकों में कमज़ोरी आई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये आपका 1857 का टोटल इंट्रोडक्शन या टोटल भूमिका हो गई। अब इसके बाद आपका जो विद्रोह का प्रसार हुआ था वो विद्रोह का प्रसार जो है अलग अलग जगहों पर किया गया, और इस अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। और जब नेतृत्व किया गया तो इसी के परिणाम स्वरूप चूँकि भारतीयों के द्वारा एकता का अभाव था, और उसके साथ साथ एकता के अभाव के कारण एक तरीके से आपका क्या हुआ कि मुख्य रूप से अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को आसानी से क्या कर दिया, दबा दिया। उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समयों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। तो इस तरीके से आपका जो अलग अलग विद्रोह का प्रसार हुआ था, इस अलग अलग विद्रोह का प्रसार में आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस जगह से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसका एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक है आपका लखनऊ की बेगम का झांसी की रानी से दिल बहार का नाना है। उसके बाद से दूसरा आपका ट्रिक हो जाता है इलिया ने बड़े खान को जगदीश सिंह के पास भेजकर फैज़ मौलवी ने फ़तेह अजीमुल्ला से किया। तो इसमें जितने भी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं सभी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसको हम अगले क्लास में आप लोगों को डिफाइन करेंगे कि ये किस तरीके से विद्रोह का प्रसार हुआ, कौन कौन वहाँ का नेतृत्व किया था, और उस विद्रोह को किस किस अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा दबाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।